चाहिए था। लेकिन इतने दिनों तक सर्वे करा के पूरे हिंदुस्तान से आप लोगों ने जो मशवरा जो लिया है, उस मशवरे में किसी को नहीं मानना ये मुनासिब नहीं। उसमें तो 50% चीज़ ऐसी होगी जो डॉक्यूमेंट के अदम मौजूदगी की वजह से हाथों से निकल सकती है लेकर के। और हाथों से निकलने के बाद फिर उसका क्या इस्तेमाल होगा। देने वाले ने फ़ी सबीलिल्लाह उसको दिया था, जो भी वक्त होती है कि अल्लाह के रास्ते में हमने दे दी, और अल्लाह के रास्ते में देने का मतलब है कि उसको आप जो है उसी काम के लिए आप लगाइए। लेकिन जब डॉक्यूमेंट के अदम मौजूदगी की वजह से दूसरे लोग तसल्लुत होंगे या हुक्मरान तसल्लुत होंगे या एडमिनिस्ट्रेटर तसल्लुत होंगे या कमेटी होगी, उसका नज़रिया क्या होगा, उसका आगे इस्तेमाल वो क्या करेंगे, इस पर एक बड़ा सवाल है लेकर के। क्या आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। मैं यहाँ पे आया हूँ, ये काजी हाउस है। तमाम लोग जानते हैं ये ऐतिहासिक घराना है। काजी हाउस ज़मींदारों का घराना रहा है और यहाँ काजी सैयद अनवारुल हक थे, वो बड़े ज़मींदार थे और शेरघाटी इस इलाके के बड़े ज़मींदारों में से। और इन लोगों की बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो मदरसे मस्जिद के लिए वक्फ की गई है, कुछ ट्रेनिंग स्कूल उसके लिए, कुछ और सामाजिक कामों के लिए भी इनकी ज़मीनें वक्फ हैं। तो उसी ख़ानदान से उनके परपोते हैं यहाँ पर मसूद हसन साहब। तो हमसे बात करेंगे कि जो ज़मींदार घराना है वो किस तरह से महसूस करते हैं अभी के हालात में। जब ये वक्फ कानून लागू हो जाएगा तो क्या 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 होगा आगे, क्या 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 इसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा। सर, आपका इस्तकबाल है, क्या क्या लगता है आपको ये नए वक्फ कानून का क्या फ़ायदा नुकसान होगा? देखिए, नए वक्फ कानून में सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी, जो जब ये डॉक्यूमेंट तलाश करके निकलेंगे, मान लीजिए किसी ने 200 साल 300 साल कबल कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, वहाँ पे इदारा कायम हो गया, मदरसे कायम हो गए या मस्जिदें कायम हो गई लेकर के, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का जैसा प्रॉपर होना चाहिए था वैसा इंतज़ाम कार जो है लेकिन उनके पास नहीं है। तो ज़्यादा चांस ये है कि जब तलाश की जाएगी और पेपर मांगा जाएगा और उसके लिए अगर कोई मुनासिब वक्त नहीं दिया जाएगा तो इसमें से 50% चीज़ ऐसी होगी जो डॉक्यूमेंट के अदम मौजूदगी की वजह से हाथों से निकल सकती है लेकर। और हाथों से निकलने के बाद फिर उसका क्या इस्तेमाल होगा। देने वाले ने फ़ी सबीलिल्लाह उसको दिया था, जो भी वक्त होती है कि अल्लाह के रास्ते में हमने दे दी, और अल्लाह के रास्ते में देने का मतलब है कि उसको आप जो है उसी काम के लिए आप लगाइए। लेकिन जब डॉक्यूमेंट के अदम मौजूदगी की वजह से दूसरे लोग तसल्लुत होंगे या हुक्मरान तसल्लुत होंगे या एडमिनिस्ट्रेटर तसल्लुत होंगे या कमेटी होगी, उसका नज़रिया क्या होगा, उसका आगे इस्तेमाल वो क्या करेंगे, इस पर एक बड़ा सवाल है लेकर के। क्या उसमें बेहतरी आएगी या चीज़ हमारे हाथ से चली जाएगी। और जो कोई इदारा कायम किया हो, आप कह सकते हैं कि इसमें इंतज़ाम कार सही नहीं है लेकर के। तो मेरा ये कहना है कि इंतज़ाम कार सही नहीं है तो इंतज़ाम को बदलिए, न कि उसके पूरे स्ट्रक्चर को बदल दीजिए। उस उंगली उसके इंतज़ाम को उठाइए, उसके ढांचे पे उंगली मत उठाइए लेकर के। मसूद हसन ने या इमरान अली ने कोई चीज़ अगर दी है आज से 200-4 साल कबल, उसने ये सोच करके दी थी कि इससे भलाई होगी लेकर के। अगर चलते चलते उसमें कुछ बुराई आ गई है तो हुकूमत को ये करना चाहिए कि उस बुराई को हटाए वहाँ पर से और उसको फिर उसी पोजीशन पे ले आए ताकि उससे लोग फैज़-याब हो सकें लेकर के, उससे लोग फैज़-याब होने लगे लेकिन कोई ऐसा कानून बना दें जिसके तहत उनको वो चीज़ें न मिले पेपर की, उसकी गैर मौजूदगी की बुनियाद पर कहें कि ये बिल्कुल जो है वो समझिए कि सरकार के चूँकि फ्रेम में नहीं आ रही है, हमारी जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसलिए अब इसकी वजूद ही बिल्कुल ख़त्म कर दे, तो ये बहुत गलत बात है। सर, उनका कहना है, जो सत्ता में है या सरकार में है, उनका ये इल्ज़ाम है कि ये जो मुतवल्ली हजरात थे जिनके ख़ानदान वालों ने वक्फ किया और वो उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है और इसको जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था वो नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, वक्फ की जो एक इल्ज़ाम है या इसकी क्या सच्चाई है? ये है मेरे नॉलेज में है, जो चूँकि पटना में बहुत ज़माने तक मेरा गुजरा है वहाँ पे, तो हम ये जानते हैं कि बाज़ प्राइम लोकेशन पे वक्फ की वो अमलाक है जो अरबों की चीज़ें हैं लेकर के, वहाँ पे उन्होंने डेवलप करने के लिए कुछ तो इदारे में कन्वर्ट किया और कुछ उन्होंने प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया अर्निंग के लिए, मतलब मार्केट बना दी गई लेके, दुकानें खोल दी गई लेके। उस दुकानों में जो अर्निंग होनी चाहिए थी उसकी पोजीशन ये है कि ठीक बराबर वाली दुकान अगर 2 रुपये आपको दे रहा है तो ये जो दुकानें जो वक्फ की चली आ रही हैं, जिस पर 50 साल 60 साल से काबिज हैं, जिनको खुद अच्छे किराया देना चाहिए था, अगर ये 2 रुपये दे रहा है तो उधर से आपको 10 पैसा किराया नहीं आ रहा। तो ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है,
आप पता नहीं, आप उधर PMCH की एरिया से के पास से आइए और अंजुमन इस्लामी मॉल से जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक वक्फ स्टेट की मार्केट है और वक्फ की कुछ दुकानें हैं। वक्फ की दुकानें जिसकी कीमत, जिसका किराया आज के दौर में कम से कम 20-25 हज़ार होना चाहिए था, वो महज 300-400 रुपये में चल रही है, लेकिन मुकदमेबाजी चल रही है लेकर के। तो जो लोग उसको देखभाल कर रहे थे, एक तो ये कि उस पर प्रेशर ना आती, और जो उसमें किराया देने वाले हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि मेरे पड़ोस वाला अगर 10,000 रुपये किराया दे रहा है तो हम उसको 200 रुपये में किराया देना किसी हाल में जो है इंसाफ का तकाजा नहीं। वो ख़ुद से वक्फ की इमलाक है, वक्फ का पैसा किसी की मदद के तौर पे जाएगा, तो मदद का पैसा 1 रुपये जाना चाहिए, आप 8 आना देंगे तो 8 आना जाएगा लेकर के। तो ये जो चीज़ खुद से आपको तब सोचनी चाहिए थी, अब आपकी इस बेईमानी की वजह से बीच में हुकूमत को पढ़नी पड़ी है। अब हुकूमत जब आगे चली है उसकी क्या शक्ल निकलेगी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन सर, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो गवर्नमेंट बॉडी होते हैं, गवर्नमेंट उनको रिपोर्ट करती है या वो उनका कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होता है। फिर ये सारी गड़बड़ी का हिसाब पहले क्यों नहीं लिया गया, या कानून लाने ये है, देने वाला ने अगर नहीं दिया है तो लेने वाले ने नहीं लिया है। अच्छा, देने वाले ने नहीं दिया है तो लेने वाले की जो कमेटी बनी हुई है उसके जो लेवल सब जो है 1 2 3 लेवल है, उसके बाद कोर्ट तक जो जाते हैं उसके लेवल सब जो बने हुए, वहाँ कहीं ना कहीं हर स्टेज के अमले मौजूद हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे बिहाइंड द, कहीं पर्दे के पीछे का जो सीन है जो नज़र नहीं आता, वो कहीं ना कहीं हुआ है ऐसा जिसकी वजह से ये परेशानी आई है। सर, अब कुछ मानते हैं आपके कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी हुई है, लेकिन इसमें इनकी नीयत क्या है? जैसे ये कहते हैं कि 3 तलाक हम मुसलमान औरतों के हक़ में लाया है, NRC मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, ये बिल उनके फ़ायदे, इसको भी बताते हैं कि जो पिछड़ा मुसलमान है, जो मानदा मुसलमान है, ये अब तो ये इनकी क्या मुसलमानों को 2 हिस्से में जो बांट के इन्होंने किया गया है, ये खतरा अच्छा मुनासिब नहीं, ये अच्छा नहीं। उससे सिर्फ ये होगा, मिसाल की वजह से हम और आप खड़े हुए हैं लेकर के, और कोई दूसरा आके कहे देखिए आपके लिए जो है वो हम फ़लाँ कानून जो ला रहे हैं वो आप उसका फ़ायदा आपको पहुँचेगा, उससे जो अर्निंग होगी वो तमाम अर्निंग आपके पास जाएगी लेकर के, और ये जो अमीर मुसलमान हैं इनको नहीं जाएगी बल्कि आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो आप ये नहीं देखिएगा क्या होने वाला, आप ये देखिएगा कि 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी 1,000 करोड़ में 500 करोड़ बटने के लिए आएगा, बटने के लिए जब आएगा तो उसमें से 1 लाख हमको मिलेगा, ये फ्यूचर है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कानून लाने के बाद जो आप वादा कर रहे हैं, जो कागज़ पे आपका लिखा हुआ है उस पर कितना अमल कीजिएगा, ये तो वक्त बताएगा लेकर के। इस पे हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि वाकई में जो गरीब पसमानदा मुसलमान है उसको इसका फ़ायदा पहुँचेगा, ये वादा है। वादा जो है हकीकत में बदलेगा कि नहीं, ये बहुत मुश्किल। जो गरीब या पसमानदा मुसलमान जिनको कह रहे हैं, तो जो कब्रिस्तान है वहाँ दफन भी हो रहे थे, जो मस्जिदें हैं वहाँ नमाज भी पढ़ रहे थे, जो मदरसा है वहाँ तालीम भी हासिल कर रहे थे, तो अलग से उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको क्या लगता है? अलग से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन सिवाय ये कि थोड़ी देर के लिए आप भरम में रह सकते हैं और एक बंटवारा बट सकते हैं लेकर के, कि बड़े अगर कहें कि भाई देखो छोटे गरीब कोई तबके वाले को ये लेके कहें तो कोई गरीब वाले तबके में से ये खड़ा होकर कह सकता है उस तहरीक की वजह से कि हमको जो है ऐसा होगा तो सरकार ने कहा कि हमको ऐसा फ़ायदा मिलेगा, उसको आपको समझाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन तो इसमें उनकी नीयत को किस तरह आप महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ये तो जब प्रैक्टिकली जब डॉक्यूमेंट को ये करने के बाद तमाम इमलाक पर उनका जो सर्वे जब आएगा उसके बाद क्या वो करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। महाबोधि टेम्पल का इख्तिलाफ कई साल से चल रहा है, वो जंतर मंतर तक पहुँच चुका है सर जी, जंतर मंतर तक पहुँच चुका है। तो ये है, इसके लिए क्या सड़क पे उतर रहे हैं या कोर्ट जा रहे हैं क्या? इसमें हुकूमत ने जो रिव्यू कमेटी जो बनाया था उससे 10 12 15 जो भी उनके राय जो आई थी या उन्होंने मशवरा दिया था, मेरा ये है कि उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए था। लेकिन इतने दिनों तक सर्वे करा के पूरे हिंदुस्तान से आप लोगों ने जो मशवरा जो लिया है उस मशवरे में किसी को नहीं मानना ये मुनासिब नहीं, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसके बाद भलाई कीजिए लेकर के, भलाई ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर किसी 3 कमरे की इमारत का 1 कमरा अगर ख़राब हो रहा है उस 1 कमरे को दिखा के तीनों कमरा को मत गिराइए आप लोग, तीनों कमरा को मत गिराइए। लेकिन 3 कमरे में बहरहाल छत है, खिड़की है और किसी न किसी को हवा और तेज़ पानी और तेज़ आंधी से उसको सहारा मिल रहा है, लेकिन ये मत कीजिए। लेकिन और ये कि नीयत तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। वो क्या करेंगे ये तो अभी वक्त से पहले करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो
मसूद हसन साहब साफ कह रहे थे कि इस बिल को लाने में उनकी नीयत क्या है, उस नीयत तक पहुंचना कुछ आसान बात नहीं है, लेकिन जो साफ साफ महसूस करते हैं ये कि कागज़ के नाम पर या डॉक्यूमेंट के नाम पर बहुत सारी चीज़ों में लोगों को हरास होंगे लोग, और एक नई मुश्किल सामने आएगी, और इन नई मुश्किलों से जो वक्फ़ की प्रॉपर्टी है उससे जुड़े लोगों को उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। बाकी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसको लेकर क्या हालात बनते हैं। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।